हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना की वजह से यानी कोविड-19 महामारी के कारण क्या किया गया है। 2000 कह सकते हैं कि 20 और 21 का जो सेशन है, इसमें विद्यालय में पठन पाठन यानी कैसे पढ़ाई कम होने के कारण क्या किया गया है, 30% जो है सिलेबस को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या इस सिलेबस में कमी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई फर्स्ट है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं हैं, जिसमें कह रहा है पहला हटाया गया है आपका, यहाँ देख रहे हैं द्रव्य की कणिक प्रकृति एवं ऐतिहासिक पहुंच है। उसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व परमाणु और परमाणु की अवधारणाएं। तो ये सब बेसिक्स हैं, इसलिए बेसिक को हटा गया है, ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, उसके बारे में आप लोग 9th में पढ़े होंगे। उसके बाद परमाणु क्रमांक है, समस्थानिक है, संभारिक है, थॉम्सन का या कह सकते हैं जे थॉम्सन कहते थे, उसका मॉडल है और उसकी सीमाएं हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और उसकी सीमाओं को क्या किया गया, हटा दिया गया। तो ये सब 9th में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ से क्या किया गया, हटा दिया गया है। उसके बाद इकाई थर्ड की अगर बात करें यानी तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म की आवर्तिता। ठीक है, तो तत्वों का के वर्गीकरण और यानी तीसरे चैप्टर में वर्गीकरण की सार्थकता और आवर्त के विकास के संक्षिप्त इतिहास। तो यानी हम कह सकते हैं कि आवर्त के संक्षिप्त विकास की अगर इतिहास की बात करें तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे ट्राइएड मॉडल्स पढ़े होंगे, त्रिक सिद्धांत। ठीक है, त्रिक सिद्धांत है और उसके बाद जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो ये सब जो रूल्स थे कह सकते हैं कि ये जो शुरुआती दौर के जो रूल्स थे उसको क्या किया गया, हटा दिया गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे तो जो है फिफ्थ जो है आपका यूनिट यानी कह सकते हैं 5वें चैप्टर में द्रव्य की अवस्थाएं, उसके बाद गैस एवं द्रवण। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि गैसों का द्रवण है क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा, आणविक वेग का। ठीक है, तो प्रारंभिक इसका जो विचार है यानी कि जो प्राइमरी कंसेप्ट है उसको हटा दिया गया है। उसके द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था, श्यानता है और पृष्ठतनाव है। तो ये कहीं ना कहीं आप फिजिक्स में या फिर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ कहीं ना कहीं आपको ये केमिस्ट्री में मिल जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता में यहाँ पे ऊष्माधारिता क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, साम्य अवस्था हेतु मापदंड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ये भी फिजिक्स का कुछ पार्ट है, तो फिजिक्स में भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यार फिजिक्स को वहाँ फिजिक्स में से नहीं हटाया गया होगा, इसलिए यहाँ से क्या किया गया, हटा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें साम्य अवस्था में हैंडरसन समीकरण। उसके बाद जो है लवणों का जलीय अपघटन का प्रारंभिक विचार। ठीक है, इसको हटा दिया गया। उसके बाद रेडॉक्स में कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग यानी इसके यूजेज को हटा दिया गया है। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन। अब बात करते हैं यूनिट 9th की, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विरचन मतलब होता है बनाने, हाइड्रोजन का विरचन यानी कह रहा है हाइड्रोजन बनाने की विधि हो गया, गुण हो गया उसका, यानी उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं, उसको हटा दिया गया है। उपयोग उसका नहीं पढ़ना है हमें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि और उसकी अभिक्रियाएं और संरचनाओं का उपयोग यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित जो है सभी चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं यस ब्लॉक के तत्व में, तो यस ब्लॉक के तत्व में जो जानते हैं हमें 2 चीज़ें पढ़ना होता था, कह सकते हैं पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, जिसे हम कहते हैं कि क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या जैसे हटाया गया, जैसे कह रहा है इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, नमक है। ठीक है, साधारण नमक है, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक ईंधन। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो क्लास 10th का सिलेबस था, इसलिए वहाँ से क्या किया गया है, 11th में हटा दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना और चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग को हटा दिया गया है। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का जैविक महत्व। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में अगर हम देखें तो इसमें हमें 13 और 14 पढ़ने हैं, वर्ग में 13 और 14 पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में जैसे बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरान हाइड्राइड, ठीक है, एल्यूमिनियम अम्लों और तथा क्षारों के अभिक्रियाओं के उपयोग। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, बोरान हाइड्राइड है, तो इसको तो हटा दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये जो यस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है इसको आप कम्प्लीटली आप इसको पढ़िए। ठीक है, इसको मत छोड़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं। लेकिन आप अगर जस्ट पास होना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको छोड़ना उचित नहीं होगा। हालांकि सिलेबस कम कर दिया गया है, एग्जाम में नहीं आएगा आपके, लेकिन आप जानकारी के लिए इसको जरूर पढ़ें।
अब बात करते हैं वर्ग 14 के तत्व। ठीक है, तो कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के उपयोग, जैसे ऑक्साइड है। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक, उनके उपयोग, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट्स और जियोलाइट। तो इन सबसे जो है मुझे मेरे हिसाब से तो इनको नहीं हटाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसके सिलिकॉन और सिलिकेट्स से जो है ऐसे क्वेश्चन, और जियोलाइट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन वाला नहीं हटाना चाहिए था, फिर भी हटा दिया गया है। तो फिर अब क्या करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हटा दिया गया, आपका जो है सिलेबस कम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन आप इसको जरूर पढ़िए, यानी वर्ग जो है आपका 13 और 14 इसको जरूर पढ़िए अगर कंपटीशन आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं अगला वर्ग इकाई जो है 12 की बात करते हैं, कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकी। ठीक है, तो इसमें जो है कार्बनिक यौगिकों का जो शोधन है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का शोधन कैसे किया जाता है, शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ। ठीक है, तो इसको हटा दिया है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन शोधन की गुणात्मक और मात्रात्मक अगर विश्लेषण की बात किया जाए, ठीक है, तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अगर 13 की बात करें हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में है हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि सहित। ठीक है, तो दहन तथा तापीय अपघटन। ठीक है, तो एल्केन से रिलेटेड जो रिएक्शंस थे हैलोजनीकरण में मुक्त मूलक विधियाँ, जैसे क्लोरीनीकरण आता था, तो क्लोरीनीकरण की जो है क्रियाविधि उसको हटा दिया गया है। उसके बाद उसको एल्केन का दहन करते हैं तो क्या हमें मिलता है, उसके बाद तापीय अपघटन, यानी उसको हम अगर कह सकते हैं तापीय अपघटन कराते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो मतलब उसके रिएक्शंस को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, यहाँ पर देख रहे हैं जो है आपका 14 है यूनिट जो है, यानी कह सकते हैं कि पर्यावरण रसायन। तो पर्यावरण रसायन में पर्यावरण प्रदूषण में जल है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, तो इसको हटा दिया गया है। वायुमंडल में रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं उसको हटा दिया गया है। धूम्र, कोहरा, और उसके बाद जो है कोहरा है वायुमंडल प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक। ठीक है, उसके बाद अम्लीय वर्षा, ओजोन है, और अपक्रियाएं हैं, ओजोन परत के क्षय और इसके प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मन। तो इसको कहीं ना कहीं आप 9th या 10th में इसको पढ़े होंगे, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रदूषण को कम करने के लिए जो है हरित रसायन एवं वैकल्पिक साधन की तरह। ठीक है, और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं। तो ये बहुत से कह सकते हैं छोटी बातें, इसे आप खुद पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ से कह सकते हैं हटा दिया गया है। यानी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण वाले चैप्टर से, यानी पर्यावरणीय रसायन में से हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रयोग में, यानी जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या क्या हटाया गया है। तो प्रायोगिक जो है पाठ्यक्रम में से हटाए गए प्रयोगों की सूची। ठीक है, तो इसमें pH परिवर्तन से संबंधित जो है प्रयोग, तो इसमें pH का प्रभाव देखना होता था। फलों के अम्लों के रस जो ये प्रैक्टिकल कराए जाते थे, अम्लों का, क्षारकों का, लवण का, जो विभिन्न सांद्रता, यानी सांद्रता को बदल करके क्या करते थे, उसको pH पत्र या कह सकते हैं या सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू क्या करते थे, उसका हम प्रैक्टिकल करते थे और उसके pH के मान को हम देखते थे। ठीक है, उसके बाद समान सांद्रता वाले प्रबल और दुर्बल अम्लों के pH मानों की तुलना करना था। सार्वत्रिक कह सकते हैं या यूनिवर्सल सूचक इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए, ठीक है, प्रबल अम्ल और क्षार के लिए अनुमापन करने में pH परिवर्तन का अध्ययन करना था। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ये जो है, यानी जो पहला जो था वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल स्कूलों में कराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कराते हैं तो तीसरा करा देते हैं। ठीक है, लेकिन पहला और दूसरा और चौथा जो है वो बहुत कम कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट्स के। तो चौथे पॉइंट्स में अगर देखें, रासायनिक साम्य अवस्था है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो फेरिक तथा थायोसाइनाइड आयनों वाले विलयनों में सांद्रता परिवर्तन की कमी या वृद्धि करते हुए फेरिक आयनों और थायोसाइनेट आयन के मध्य साम्य विस्थापन का अध्ययन, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो है क्लोराइड आयन और उसके बाद हाइड्रेटेड कोबाल्ट आयन वाले विलयन की सांद्रता में परिवर्तन करते हुए विलयनों के मध्य साम विस्थापित करना। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आगे क्या दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। ठीक है, तो यानी जो है आपका जो पेपर जो बनेगा 11th का वो कैसे बनेगा, ठीक है, उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पहला में देख रहे हैं 5 कह सकते हैं, ये देखिए 11th और 12th की जो पेपर मॉडल है, ठीक है, उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये 11th का है, तो यहाँ पर देख रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, यानी 6 कह सकते हैं आपको
क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, और 1 नंबर का होगा, 6 नंबर का ये आएगा। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 8 नंबर का होगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का होगा, वो भी 8 नंबर का आएगा। उसके बाद चौथा की अगर बात करें तो का खा गा घा जो 3 नंबर का है, ठीक है। और ये क्या किया जाएगा, आपको 12 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर 5वां जो है वो 4 नंबर का है, और ये 16 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद 6वां जो क्वेश्चन आएगा उसमें का और खा होंगे, और इसमें अथवा करके आता है, का 1 आएगा, उसका अथवा आएगा, खा आएगा और उसका अथवा करके क्वेश्चन आएगा। और तो 5 दूनी क्या होगा, 10 नंबर ये मिल जाएंगे आपको। उसके बाद खा 7वां अगर बात करें तो का और खा प्रश्न पत्र जो है 5 अंक का है। ये इसमें भी अथवा करके आते हैं, इसमें कुल मिला करके 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 होंगे लेकिन 2 अथवा करके आएंगे, यानी का 1 आएगा, खा का 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अथवा करके आएंगे तो 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 करने होंगे और इसमें 10 नंबर आपको मिलेंगे, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। कम से कम कह रहा है कि 8 नंबर के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल पर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स कितने मार्क्स के होंगे या कितने मार्क्स उस चैप्टर से हम कैरी कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पहला चैप्टर होगा रसायन की मूल अवधारणाएं, जो 5 नंबर की होंगी। उसके बाद परमाणु संरचना, ठीक है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 नंबर का है। यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता जो है ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है। रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना जो है ये 5 नंबर का है। और द्रव्य की अवस्थाएं जैसे गैस और द्रव है, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद ऊष्मागतिकी की अगर हम बात करें तो ऊष्मागतिकी जो है वो 4 नंबर का दिया हुआ है। उसके बाद साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम जो है आपका 6 नंबर का है। और रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो 5 नंबर का है। और हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है, बहुत कम नंबर इसमें है और छोटा भी है, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक का 5 नंबर है। और उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व है वो 6 नंबर का। और उसके बाद कार्बनिक रसायन की मूलभूत का सिद्धांत एवं तकनीकी वो 7 नंबर का है। तो इसमें अगर हम कहें कि अगर आपको 12th पढ़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हमें पढ़ना होगा, ये आपको जो 12वां चैप्टर्स है इसको कम्प्लीटली आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के बिना आप अगर केमिकल बॉन्डिंग है आप उसको नहीं पढ़े हैं नित्य। और उसके बाद तत्वों के गुणधर्मों की जो आवर्तिता होती है इससे भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको 12th में मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको कम से कम ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, यानी तीसरा और चौथा और उसके बाद 12th, ठीक है। ये ऐसे हैं जिसके बिना आपका केमिस्ट्री अधूरा रहेगा, तो और इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 13वां चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्केन और एल्काइंस आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर का दिया गया है। इस प्रकार से आपका टोटल जो है वो 70 नंबर का ये पेपर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। 5 नंबर का चैप्टर है, देख रहे हैं यहाँ पर रसायन विषय का महत्व और विस्तार दिया है, ठीक है। उसके बाद परमाणुविक आणविक द्रव्यमान है, मोल अवधारणा है, मोलर द्रव्यमान प्रतिशत संगठन है, मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टाइकोमेट्री और उस पर आधारित गणनाएं। तो अगर हम बात करें इसमें तो मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कंपटीशन में जैसे IIT है, नीट है, जिम्पर है, उसके बाद अगर बात करें UPTU है, तो इससे जो है रिलेटेड जो मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं आपका इकाई यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 में परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में आपको क्या पढ़ना है, आपका बोर मॉडल पढ़ना है और इसकी सीमाएं हैं, कोष है, उपकोष है। ये इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि ये बेसिक है और इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जो हटाया गया है वो आप 9th में पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं द्रव्य एवं प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रोगली जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात किया गया है, वो भी है। उसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको पढ़ना है। और कक्षकों का अवधारणा, क्वांटम संख्या जैसे SPD
क्वांटम संख्याएं पढ़ना है आपको। जैसे मान लीजिए आपका है मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या कह सकते हैं संख्या है, और स्पिन क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इस प्रकार से आपको 4 मिलेंगे इसमें पढ़ने को। उसके बाद ESPD जो कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होता है, उसका शेप कैसा होता है, उस सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब जब पढ़ लेते हैं तो उससे आपको क्लियरिटी आ जाती है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसके ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन कैसे होता है, वो सब वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम जो है बाउ नियम है, उसके बाद जो है पाउली अपवर्जन का नियम है, हुंड का रूल है, ठीक है। और उसके बाद परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धपरित और पूर्वभरित कक्षकों का अस्थायित्व के बारे में बात किया है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो तत्वों का वर्गीकरण में हमें क्या पढ़ना है, तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता में आधुनिक आवर्त का नियम पढ़ना है। उसके बाद तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, यानी कह सकते हैं कि जो इस समय मॉडर्न कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद तत्वों के गुणधर्मों की आवर्त प्रवृत्ति, जैसे मान लीजिए आपका परमाणु त्रिज्या पूछा हुआ है, और परमाणु त्रिज्या है, और आयनिक त्रिज्या है, आयनिक एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है। तो इसको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ब्लॉक को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई रिएक्शंस आपको कराने हैं, तो उसमें आपको ये जानना जरूरी होता है कि परमाणु त्रिज्या कितनी होगी। तो परमाणु त्रिज्या है, साइज उसका पता रहेगा, तो उसके बॉन्ड को कौन सा जल्दी टूटेगा, कौन सा जल्दी फॉर्म होगा, और कौन सा स्टेबल होगा, ये सब जो है यहाँ से आप बता सकते हैं। या कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो सब के बारे में इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। और यही जो है बेसिक है कि इसका आपको जब ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पे संयोजकता है, और 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, नहीं जो जब क्या किया गया है, जब 100 से अधिक तत्वों की खोज होने लगी थी तो उसका जो नामकरण था वो क्या IPSC ने क्या किया था, एक रूल बनाया था, तो उसको आप पढ़ना है, ठीक है, उसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 है, यूनिट 4 में रासायनिक बंध और केमिकल बंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो तीसरा और चौथा चैप्टर तो हम कह सकते हैं कि आपको जो 12th का कह सकते हैं सिलेबस है, उसमें बहुत सी परेशानियाँ होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तीसरा और चौथा तो आपको आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए यदि आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, रासायनिक आबंध है यानी आयनिक बंध है, उसके बाद सहसंयोजक आबंध है यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड है, और आबंध प्रांचल लुईस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण, ठीक है। तो आयनिक आबंध का सहसंयोजक गुण है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है, अनुनाद है, और उसके बाद बात करते हैं संयोजक अणुओं की ज्यामिति है, बेस्पर सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है बहुत से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कह सकते हैं कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। SP एंड D, ठीक है, तथा SP तथा D कक्षक तथा उसके समान अणुओं की आकृति को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा। तो संकरण से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं की आबंधन का आणविक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद हाइड्रोजन आबंध पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट 5 यानी 5वें चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव की अवस्था में अगर पढ़ना है तो आपका ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ठोस जो है आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको गैस और द्रव पढ़ेंगे। तो द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसको पढ़ना है। और उसके बाद अंतराणविक कह सकते हैं अनान्योन्य क्रियाएं जो हैं उसमें पढ़ना है आपको। उसके बाद आबंध के प्रकार, यानी आबंधन के कितने प्रकार होते हैं, गलनांक है, क्वथनांक है, और उसके बाद जो है अणुओं की अवधारणा, ठीक है, की व्याख्या में गैस नियमों की भूमिका। तो बायस का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेल-लुसैक है, आदर्श व्यवहार है, ठीक है, और उसके बाद अवोगाड्रो नियम है, आदर्श समीकरण। तो यहाँ से जो गैसों के नियम की इधर बात अगर किया जाए तो ये सब जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अवोगाड्रो संख्या, आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण हालांकि आप 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद आदर्श व्यवहार से विचलन। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स जो है अगर बात करें तो इससे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और प्लस आपका तो बोर्ड में ही बोर्ड का भी कह सकते हैं, बोर्ड में भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर निकाय की अवधारणा।
तो यहाँ पर निकाय के प्रकार है, जिसमें आपको निकाय के प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद परिवेश है, कार्य है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, विस्तीर्ण तथा गहन गुण, ठीक है, अवस्था फलन, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है यहाँ पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, आंतरिक ऊर्जा इंथैल्पी है, ठीक है, तो इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट इंथैल्पी हो गया, और हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन हो गया। और उसके बाद इंथैल्पी आबंध वियोजन हो गया, संभवन विरचन, या संभवन मतलब होता है विरचन, ठीक है, दहन कड़ीकरण हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वपातन हो गया, उसके प्रस्था परिवर्तन, आयनन तथा विलयन, तनुता ऊष्मा, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और यहाँ पे बात करते हैं एंट्रोपी का अवस्था फलन की भांति परिचय, और स्वतः परिवर्तित और स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रमों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन गिब्स एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें सम ऊष्मागतिकी का द्वितीय और तृतीय नियम, ठीक है, और उसका संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आपको 7वें चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, तो 7वां चैप्टर जो है आपका साम्य अवस्था है। इसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में साम्य पढ़ना है, साम्य की गति प्रकृति है। उसके बाद बात करें अगर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, साम्य स्थिरांक है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ला साते नियम का सिद्धांत जो है ये बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आयनिक अम्लों, आयनिक साम्य अम्लों और एवं क्षारकों का आयनन है, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है। तो प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट अगर यहाँ पढ़े रहेंगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही हेल्प मिलेगा और क्लास 12th में। उसके बाद बहुक्षारकीय अम्लों का आयनन होता है, आयनन होगा अम्लीय शक्ति, पीएच की अवधारणा, बफर सॉल्यूशन जो है, और उसके बाद विलेयता, गुणनफल, सम आयन प्रभाव, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। रेडॉक्स की अगर बात करते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएँ क्या हैं। अब रेडॉक्स अपक्रियाएँ जो हैं इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा पढ़ना है, और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएँ, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि रेडॉक्स अपक्रियाएँ जो है आपके कुछ जो है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको ये सिखाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने से बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए अम्लीय गुण है, क्षारीय गुण है, इसका जो सीक्वेंस होता है ये सब आप बता सकते हैं। रिएक्शंस कहाँ होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये सब आपको ये चैप्टर सिखाएगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाओं की रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जैसे इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया ऑक्सीकरण संख्या में के आधार पर, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर्स की अगर बात करें तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान है, उपलब्धता है, यानी कहाँ वो पाया जाता है, समस्थानिक कितने होते हैं, हाइड्राइड आयन क्या होता है। तो हाइड्राइड आयन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक में हाइड्राइड आयन कैसे बनता है और हाइड्राइड आयन का यूज जो है रिडक्शन में, अपचयन की प्रक्रियाओं में कराया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। सहसंयोजक और अंतराकाशी है, तथा जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, भारी जल है हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे क्लास अगर बात करें यूनिट 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे यस ब्लॉक के तत्व हैं, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु की बात अगर करें तो इसमें वर्ग फर्स्ट एंड सेकंड आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वर्ग फर्स्ट को हम क्षार धातु कहते हैं और सेकंड को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, समान परिचय पढ़ना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उपलब्धता है, और प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व की असंगत गुण, ठीक है। तो और उसके बाद जो है आपका विकर्ण संबंध है, गुणधर्मों के विचरण में प्रवृत्ति, जैसे आयन एंथैल्पी, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में कैसे परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद है आपका ऑक्सीजन है, जल है, हाइड्रोजन एवं हैलोजन से रासायनिक अपक्रियाशीलता में प्रवृत्तियाँ उपयोग इसको पढ़ने हैं, जो कि 5 कह सकते हैं 5 नंबर का ये चैप्टर है। अब बात करते हैं इकाई यूनिट्स कह सकते हैं इकाई 11 की अगर बात करें तो इसमें पी ब्लॉक के तत्व में अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय पढ़ना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक में 13 और 14 आपको पढ़ना है, 15, 16, 17 और 18 ये आपको 12 में पढ़ना होता है, इसलिए 13 और 14 इसमें पढ़ते हैं। समान परिचय है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उपलब्धता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है आप केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका समान परिचय, उपलब्धता, गुणधर्मों का विचरण, ठीक है। तो गुणधर्मों या कह सकते हैं उसका समान लक्षण को आपको जानना होगा। ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, वहाँ से यहाँ आप सीखेंगे। रासायनिक अपक्रियाशीलता में प्रवृत्ति है, वर्ग के प्रथम तत्व में के असंगत गुणधर्म जो होते हैं, ठीक है। तो असंगत गुणधर्म जो होता है
उसके बारे में बात करना है। तो असंगत गुणधर्म जो आप पढ़ेंगे तो उससे ये रिलेटेड आता है कि किसी का सीक्वेंस होता है कि बॉइलिंग पॉइंट घटना चाहिए लेकिन बढ़ जाता है, और किसी का बढ़ना चाहिए तो घट जाता है। तो ये सब सीक्वेंस जो है असंगत व्यवहार से ही पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं बोरान के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो बोरान का मैंने बात किया था कि बोरान में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो कि हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हटा दिया गया है तो क्या करेंगे, लेकिन बोरान के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म आप जरूर पढ़िए। अब बात करते हैं आपका 12th कह सकते हैं वर्ग 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर समान परिचय और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणधर्मों का विचार, आवासीय अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और समूह के तत्व, प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार। तो असंगत व्यवहार आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर चैप्टर में, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, सब में पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो आपको 11th 12th में सब में पढ़ना होगा। ठीक है, हालांकि वो ग्रुप बदल जाएंगे, 15 16 17 18 12th में पढ़ना होगा, लेकिन 11th में 13 और 14। तो इसलिए ये सिखाया जा रहा है कि आप 12th के लिए रेडी हो जाएँ। ठीक है, उसके बाद आपका रूप पढ़ना है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है। उसके बाद यूनिट अगर 12th की बात करें तो यहाँ पे कार्बनिक रसायन के कुछ मूल जो है सिद्धांत एवं तकनीकी है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको जा कर के जो सेकेंड कह सकते हैं कि 12th का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अब पिछले बार कहा कि केमिकल बॉन्डिंग यानी तीसरा और चौथा जो इकाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो 12th का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको समझने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये समान परिचय है, वर्गीकरण है, कार्बनिक यौगिक का IPSC नाम पद्धति है, ये सब यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, पीरियडिक प्रभाव है और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद है, संयुग्मन है। तो ये जो इफेक्ट हैं यानी कह सकते हैं विस्थापन, और उसके बाद बात करें पीरियडिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, इसी के मदद से हम क्या करते हैं तत्वों की क्रियाशीलता को देखते हैं। आर्थो इफेक्ट, पैरा इफेक्ट जो होता है उसको हम समझते हैं, कौन सा कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोधायन कहाँ स्टेबल होगा और कहाँ रिएक्शंस होगा, ये सब पढ़ते हैं। इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यदि नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सहसंयोजक बंध में कैसे विदलन होता है, कैसे उसके बॉन्ड टूटते हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बोनायन, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे कार्बोनायन, कार्बोकैटायन होता है, कार्बेनायन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा और उसकी क्रियाविधियों को पढ़ना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या कहा गया है, तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण में एल्केन का जो है नाम पद्धति यानी IPSC आपको पढ़ना होगा। आइसोमेरिज्म में समझौता जो है पढ़ना होगा, क्योंकि 12th में भी समझौता आएगा। और उसके बाद जो है जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद यहाँ पर समरूपण जो है कन्फर्मेशन आपको पढ़ना होगा कि एथेन को कैसे हम घुमा सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को कैसे घुमा सकते हैं, वो सब आप पढ़ने होंगे। भौतिक गुण है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन में हमें जो पढ़ना होगा, तो इसमें हमें हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसमें एल्कीन की अगर बात करें तो उसकी द्विबंध जो पाया जाता है उसकी संरचना कैसे बनती है उसके बारे में बात करना है। ज्यामितीय समझौता, इसमें सिस और ट्रांस बनते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। और भौतिक गुणधर्म है और विरेचन की विधियां हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइलोजन, जल और हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद आता है मार्कोनी-काफ का नियम और पैराऑक्साइड यानी एंटी मार्कोनी-काफ का रोल। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप 12th में भी देखेंगे और कंपटीशन में भी देखेंगे। ठीक है, ओजोनीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया की क्रियाविधि होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्काइन है, एल्काइन का नाम पद्धत है, त्रिकबंध की संरचनाएं है, भौतिक गुणधर्म, विरेचन की विधियां आपको पढ़नी है। और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एल्काइनों की अम्लीय प्रकृति, हाइलोजन और उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड और जल के साथ योग अभिक्रियाएं। तो इससे जो है क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन एल्केन और एल्कीन से जो ये बताया गया है मोस्टली एल्कीन वाला जो बताया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्कोनी-काफ का है, एंटी मार्कोनी-काफ, इसी में सैडजेफ रूल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ने का, और उसके बाद हाफमैन रूल है, तो ये सब आप उनसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। जैसे मान लीजिए बेंजीन आपको पढ़ना है, उसके अनुनाद कैसे होता है, अनुनाद भी कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको अब कैसे बनाए जाते हैं। एरोमेटिकता में आप हकल्स रूल आप पढ़ेंगे और उसकी एरोमेटिकता को कैसे डिफाइन करते हैं वहाँ पढ़ना है। रासायनिक गुणधर्म
आपको पढ़ना है बेंजीन का। और इलेक्ट्रॉनिक से नहीं प्रतिस्थापन अब किया है ना, उसमें नाइट्रेशन जो होता है, सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण जो होता है, हेलोजनीकरण, फ्रीडर क्राफ्ट किया है, ये सब आपको 12th में मिलेंगी। ठीक है, तो इसको आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये जो है अब कह रहा है एल्कीनीकरण है और एसिटिलिन है, तो यानी कह सकते हैं फिडेल क्राफ्ट क्रिया में एल्कीनीकरण और एसिटिलीकरण है। उसके बाद एकल प्रतिस्थापन क्रिया में बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशी प्रभाव यानी आर्थो प्रभाव होगा, या आर्थो कह सकते हैं आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उस पर कैंसर जनीयता और विषाक्तता यानी कैंसरियस जो है और जो है पॉइजनस एलिमेंट्स होता है, नहीं कह सकते कंपाउंड्स होता है, कौन, बेंजीन। ठीक है, तो इसके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे जब मैं इसके बारे में सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये था आप पे इतना पढ़ने का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्या क्या करने होंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करना होगा विषय वस्तु प्रयोग पर आधारित जो होगा वो 4 नंबर का आता है, और उसके बाद आयतनीय विश्लेषण है। ठीक है, टाइट्रेशन है कह सकते हैं, तो इसमें 8 नंबर का आएगा। ये टाइट्रेशन यदि आप ये रहेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपको 12th में भी काम देगा। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया आप पा सकते हैं। उसके बाद लवण विश्लेषण है, ये भी आपका 12th में आ जाएगा। और उसके बाद कार्बनिक युग्मों में तत्व का विश्लेषण है। ठीक है, तो ये जो है ये तो नहीं आता है, लेकिन ये जो लवण विश्लेषण है उसे आयतनात्मक विश्लेषण है, तो ये जो है आपको मतलब 12th में भी मिलेंगे। तो इसलिए 11th में यदि प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको 12th में आसानी होगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कक्षा रिकॉर्ड जो है आपको फाइल्स जो बनाने होंगे, ठीक है, वो उसका, और उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य उस पर 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो वाइवा होगा यानी मौखिक परीक्षा होगा 5 नंबर का, टोटल आपका 30 होगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि 70 में नंबर का है, तो 70 में आपको जो है 23 मार्क्स आपको लाने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 30 में आपको 10 नंबर लाना होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आपका नंबर आता है। अगर 70 में 23 है तभी आप पास होंगे, और प्रैक्टिकल में 30 में 10 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे और इसी तरीके से 12th का भी रहेगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि उसमें जो प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, यहाँ पर ग्लास या नली का काटना। ठीक है, तो ग्लास की नली को या छड़ को कैसा काटा जाता है, कहीं कांच की नली को या कांच की छड़ को कैसे काटा जाता है, उसको कैसे मोड़ा जाता है, उसको जेट कैसे बनाया जाता है, कार्क होता है यानी एक कार्क जो प्लास्टिक की तरह रहता है। ठीक है, उसमें छेद कैसे किया जाता है, वो सब आपको यहाँ पे करने को मिलेगा प्रैक्टिकल में। उसके बाद रासायनिक पदार्थों का शोधन एवं लक्षण, जैसे आपका गलनांक कैसे ज्ञात करते हैं, क्वथनांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से आप निकालेंगे कि गलनांक होगा, क्वथनांक होगा। और किसी भी चीज़ को अगर शुद्ध करना है तो शुद्ध करने की विधियों में, जैसे मान लीजिए आपका फिटकरी है, कॉपर सल्फेट है, बेंजोइक एसिड है, तो इसको शुद्ध करने की जो है विधियाँ जो है आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, और किस विधि द्वारा, यानी क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा आपको पढ़ना होता है, यानी करना होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर मात्रात्मक में। तो मात्रात्मक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 12th में भी मिलेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक तुला का उपयोग करना सीखना। तो हम केमिकल बैलेंस जो होता है, नहीं कह सकते, एक तराजू होता है, केमिकल बैलेंस से बोलेंगे। तो रासायनिक तुला को हम कैसे उसे हम तौलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का जो मानक विलयन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, वो कैसे बनाया जाता है, और उसको कैसे तौल करके बनाया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है उसको हम अज्ञात जो है ऑक्जेलिक अम्ल का जब विलयन बना लेते हैं तो उसके विरुद्ध क्या करते हैं, हम अज्ञात सांद्रण वाले जो आपको ये टीचर बना कर देते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है आपको सांद्रता ज्ञात करना होता है कि इसका जो सांद्रता है, या कह सकते हैं कितना ग्राम जो है प्रति लीटर डिजॉल्व है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं उसकी सांद्रता जो है ज्ञात करने के लिए मतलब कैसे नॉर्मलता है, मोलरता है, ये सब इससे ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट विलयन का मानक स्टैंडर्ड तैयार करना। तो जैसे ऑक्जेलिक एसिड का आप मानक विलयन तैयार करते हैं, वैसे सोडियम कार्बोनेट का भी मानक विलयन बनाएंगे, और फिर उसका टाइट्रेशन आप करेंगे। ठीक है, तो टाइट्रेशन वहाँ पर कह रहे हैं किसके विरुद्ध, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विरुद्ध आपको करना होता है। ठीक है, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल में। उसके बाद बात करते हैं गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में ये जो है आपको एक कह सकते हैं मिक्सचर दिया जाएगा, यानी मिश्रण दिया जाएगा, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन मतलब मूलक होंगे, और जिसे हम धनायन को हम कहते हैं क्षारीय मूलक, और ऋणायन को कहते हैं अम्लीय मूलक। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मूलक होगा, इतने मूलक हैं, इसमें आपको दिया जाएगा कोई ना कोई एक, और इसमें से कोई ना कोई एक दिया जाएगा, और उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आप परीक्षण करेंगे,
और आपको ये अगर कर रहे हैं तो आपको 12th में भी काम आएगा। उसके बाद यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में भी ये प्रैक्टिकल आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएससी में थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें आप 5 रेडिकल्स आपको मिलते हैं, इसमें 2 ही रेडिकल्स आपको, एक कैटायन और एक एनायंस मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, इन तत्वों का परीक्षण करना होगा। यानी कोई आपको कंपाउंड्स दिया जाएगा कार्बनिक कंपाउंड, उसमें आपको बताना होगा कि उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो इन तत्वों का आपको परीक्षण करना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट का जो कार्य है, ठीक है, तो प्रयोगशाला या अन्य स्रोतों पर आधारित प्रयोग परीक्षण का वैज्ञानिक अन्वेषण करना और तथा सीखना, ठीक। तो यहाँ पे बात करें कुछ सुझाए गए प्रोजेक्ट, जैसे आपका है दूषित जल में अगर कोई पानी है उसको आपको परीक्षण करना है कि सल्फाइड आयनों का परीक्षण करते हुए बैक्टीरिया रोगाणुओं को पता करना, ठीक है। तो सल्फाइड आयनों का जो है आपको परीक्षण करना होगा, सल्फाइड आयनों की मदद से, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, बैक्टीरियाओं का परीक्षण करना होगा। उसके बाद क्या रहा है, जल के शुद्धिकरण की विधियों का अध्ययन, जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद जल की कठोरता तथा क्लोराइड फ्लोराइड लौह आयनों का परीक्षण करना तथा अनुमत सीमा से परे क्षेत्रीय बदलाव के तहत पेयजल में इनकी उपस्थिति का पता लगाना। यानी क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन्स हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो जल जो हम पीते हैं उसमें क्या होता है, फ्लोराइड आयन होते हैं, लौह आयरन होते हैं, यानी मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल्स की हमें पता करना होता है। तो इसको भी आप प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो विभिन्न कपड़ा धोने वाले साबुन के झाग उत्पन्न की शक्ति और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा मिलाने पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद चाय पत्ती के विभिन्न प्रतिदर्शों में अम्लीय, यानी कह सकते हैं कि आपको चाय पत्ती अलग अलग लेने हुए, अलग अलग कंपनी के चाय पत्ती लेना होगा, उसमें उसके अम्लीयता का अध्ययन करना होता है कि उसमें कितना अम्लीयता है। उसके बाद विभिन्न द्रवों के वाष्पन की दर है, यानी द्रव आपको दिया जाएंगे उसमें कितना कौन जल्दी वाष्पित हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर रेशों की तन शक्ति पर अम्ल एवं क्षारों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फलों और सब्जियों के रसों का विश्लेषण कर उनकी अम्लीयता का पता लगाना, ठीक है। तो ये सब जो है आपको करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 कालखंडों के बराबर समय लेने वाले किसी अन्य प्रोजेक्ट को भी शिक्षक का अनुमोदन प्राप्त होने पर चुना जा सकता है। तो अगर किसी ने 10 साल तक अगर कोई कह सकते हैं कोई टीचर अपना प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो वो अपना सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ये जो था ये आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें सिलेबस जो है इतना हटा दिया गया है तो कुछ बच्चे परेशान होंगे कि हम कंपटीशन में क्या करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंपटीशन में उतरना चाहते हैं कि 11th 12th के बाद हमें एक अच्छी कंपटीशन में, जैसे IIT-JEE है, नीट है, UPTU है, यानी डॉक्टर इंजीनियर्स है, ये सब बनने हैं अगर, ठीक है। उसके बाद आपको BTech में जाना है या फिर कह सकते हैं PMT में जाना है, तो ये सब अगर आपको तैयारी करना है तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना होगा। पूरे कंप्लीट जो NCERT है 11th, अभी तो 11th आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो 11th एंड 12th के जो सिलेबस हैं उसके NCERT को आप बाय द लाइन टू लाइन आप पढ़ते रहिए। और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करते हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपका जहां तक होगा हेल्प मैं ज़रूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।